हेलो मित्रों, टुवर्ड्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। सभी लोगों को नमस्कार। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी ठीक होंगे और टीजीटी की तैयारी होली के मौसम में छुट्टी में अच्छी तरह से चल रही होगी। आप लोग जब ये वीडियो देखने वाले लोग इस चैनल का सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मैं आपको समय व्यर्थ ना करते हुए आपको आगे ले चलता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको मानव आहार के प्रमुख घटक और समस्त जीवों के लिए ऊर्जा के प्रमुख स्रोत पढ़ाए थे। कार्बोहाइड्रेट का संयोजन और कार्बोहाइड्रेट की श्रेणियाँ पढ़ाई थी, जिसमें आपको मैंने मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड और डी ग्लूकोज और मोनोसैकेराइड्स के महत्व भी पढ़ाए थे। अब मैं आपको ले चलता हूँ आगे, जिसमें मैं आपको मंड, स्टार्च और ग्लूकोजन और डेक्स्ट्रॉन संयोजन के आधार ये पढ़ाऊँगा। और मैं पहला टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं संयोजन के आधार पर पॉलीसैकेराइड का वर्गीकरण। ये वर्गीकरण दो प्रकार से है, एक है होमो पॉलीसैकेराइड्स, दूसरा है हेट्रो पॉलीसैकेराइड्स। होमो पॉलीसैकेराइड्स जो होमो ग्लाइकन्स भी कहते हैं, जिसमें हम आपके सामने जो चित्र बना है इससे में देखिए क्या है, ये समान एकल की इकाइयों यानी एकल के मतलब मोनोसैकेराइड्स अणुओं के पॉलीमराइजेशन के फलस्वरूप बने होते हैं। डी ग्लूकोज के बहुलीकरण से बने पॉलीसैकेराइड्स सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और सबसे अधिक पाए जाते हैं। इनमें कुछ होते हैं जैसे मंड, ग्लाइकोजन आदि। ऊर्जा के लिए ग्लूकोज के संचय का काम करते हैं और कुछ सेलुलोज या काइटिन आदि ये स्ट्रक्चर होते हैं और जीव शरीर के कुछ भागों की संरचना में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स या हेट्रोग्लाइकोजन्स। इसमें ये दो या अधिक विभिन्न प्रकार के मोनोसैकेराइड्स अणुओं अथवा इनसे व्युत्पन्न अणुओं के बहुलीकरण से बने होते हैं। ये जीव शरीर में बाह्य कोशिकीय अवलंबन प्रदान करने का काम करते हैं। अगर तथा म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स महत्वपूर्ण हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं। अगर उपयोगिता के आधार पर पॉलीसैकेराइड्स का जो वर्गीकरण है वो उपयोगिता के आधार पर पॉलीसैकेराइड्स का वर्गीकरण को पॉलीसैकेराइड स्टोरेज यानी पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। और ये इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, देखिए स्ट्रक्चर नंबर 1। ये सब डी ग्लूकोज के बहुलक यानी पॉलीमर्स होते हैं। इनका संश्लेषण एवं विखंडन सुगम होता है क्योंकि ग्लूकोज जीवों का प्रमुख ईंधन पदार्थ अर्थात ऊर्जा स्रोत होता है। संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड्स को आरक्षित ईंधन या ऊर्जा की मान्यता दी जाती है। पादपों में स्टार्च यानी जंतुओं, नीले हरे शैवालों तथा कवकों में ग्लाइकोजन एवं बैक्टीरिया, ईस्ट, डेक्स्ट्रॉन्स प्रमुख संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। ये आपको हेक्सा पॉलीसैकेराइड्स रूप में बना के मैंने आपको दिखाए हैं। इसमें आपका इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 इस तरह से इनका क्रम होता है। ऐसे ही इसमें है, ऐसे ही इसमें है क्रम। इसी तरीके से जो हेट्रो पॉलीसैकेराइड्स और होमो पॉलीसैकेराइड्स हैं उनका बनने का सिस्टम है। अगला स्टार्च है। अगला जो है स्टार्च है। स्टार्च में ये पादपों का प्रमुख संचयात्मक पॉलीसैकेराइड्स होता है। अतः मनुष्य तथा शाकाहारी जंतुओं के लिए ये प्रमुख पोषक पदार्थ होता है। इसमें ग्लूकोज इकाइयों से बने दो प्रकार के होमोपॉलीसैकेराइड्स के अणु होते हैं जिनकी मात्रा 10 से 30% तक होती है
और एक एमाइलोस के जो एमाइलोस के जो होते हैं 70 से 90% तक एमाइलो पैक्टिन के अणु होते हैं। एमाइलोस के अणु आशाखित होते हैं, रिंग में होते हैं और स्प्रिंग की भांति कुंडलित बने रहते हैं। एमाइलोपैक्टिन के अणु जो होते हैं वो इन्हीं में शाख, वो दूसरे प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा उनमें जो ब्रांच निकल आती हैं, शाख है, ब्रांच केंद्र के ब्रांच के रूप में होते हैं। एमाइलोस और एमाइलोपैक्टिन के अणु प्रायः समूह में एकत्रित होकर विभिन्न आकृति एवं माप के स्टार्च ग्रेन्स बना लेते हैं। हम लोगों के लिए अनाज, फल, कंद, फलियां आदि वंड के प्रमुख स्रोत होते हैं। हाँ, तो मित्रों, हम मंड आपको पढ़ा रहे थे और जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैं आपको ऐसी अच्छी वीडियो निःशुल्क देता रहूँगा। अगला चैप्टर हमारे सामने है ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजन में क्या है कि जंतुओं, नीले हरे शैवालों और कवकों में ग्लाइकोजन आरक्षित ईंधन का काम करता है, जैसा कि बताया था। है, कुछ लोग इसे एनिमल स्टार्च कह देते हैं। एमाइलोपैक्टिन की भांति इसके अणु भी बड़े बड़े शाखान्वित तथा संकेंद्रीय रूप से कुंडलित होते हैं, है ना। वर्टिब्रेट जंतुओं में ग्लाइकोजन का संश्लेषण ग्लाइकोजिनेसिस और संचय यकृत तथा कंकाल पेशियों में होता है। ये देखिए, ये इससे सवाल बनेगा बहुत अच्छा कि वर्टिब्रेट जंतुओं में ग्लाइकोजन का संश्लेषण ग्लाइकोजिनेसिस और संचय यकृत तथा कंकाल पेशियों में होता है। यकृत में लगभग 100 ग्राम तथा कंकाल पेशियों में लगभग 300 ग्राम ग्लाइकोजन संचित रहता है। आवश्यकता के अनुसार इसके जल अपघटन अर्थात ग्लाइकोजिनोलिसिस से ऊर्जा की पूर्ति हेतु ग्लूकोज प्राप्त होता है। यकृत में इस प्रकार बना ग्लूकोज शरीर की सभी कोशिकाओं में उपयोग हेतु रुधिर में मुक्त होता है। जितना भी जरूरत होता है रुधिर को, उतना ये रुधिर में ग्लूकोज पहुंच जाता है, मुक्त होता रहता है उधर। परंतु कंकाल पेशियों में बने ग्लूकोज का उपयोग केवल ये पेशियां ही करती हैं, है ना। अब डेक्स्ट्रॉन आता है। डेक्स्ट्रॉन में ये खमीर, यीस्ट एवं बैक्टीरिया के संचयात्मक होमोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं। इनके अणु भी शाखान्वित श्रृंखलाओं के रूप में होते हैं, परंतु इनमें डी ग्लूकोज के एकलक अणु α-1 और 4 के बजाय α-1 6 ग्लाइकोसिडिक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। जब आया है तो हमारे दांतों पर पनपते जीवाणुओं द्वारा डेक्स्ट्रॉन दांतों के धब्बे का प्रमुख भाग होता है। कृत्रिम डेक्स्ट्रॉन का रुधिर के प्लाज्मा के स्थान पर गत महायुद्ध में व्यापक उपयोग किया गया था। कुछ पादपों में फ्रक्टोज अणुओं के बहुलीकरण से बना इन्यूलिन नामक संचयात्मक होमोपॉलीसैकेराइड्स पाया जाता है। नंबर 2, संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड्स। स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स यानी ये भी डी ग्लूकोज के अणुओं के बहुलीकरण से बने होमोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं, परंतु ये कुंडलित होने के बजाय दृढ़ सूत्रों के रूप में होते हैं जो कि कठोर आवरणों की रचना में भाग लेते हैं। इनका जल अपघटन द्वारा विखंडन कठिन होता है। सेलुलोज तथा काइटिन सबसे महत्वपूर्ण संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। सेलुलोज क्या होते हैं? आप सेलुलोज को देखिए, ये पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक बायोपॉलीमर तथा पॉलीसैकेराइड्स होता है। इसका प्रत्येक अणु लगभग 10 से 15
1000 ग्लूकोज अणुओं का बना ब्रांच्ड यानी अशाखित होमोपॉलीमर श्रृंखला के रूप में होता है। इसमें ग्लूकोज अणु α-1 4 के बजाय β-1 4 ग्लाइकोसिडिक बंधों द्वारा जुड़ते हैं। इसीलिए सेलुलोज का अणु सूत्रवत होता है। कई दर्जन ऐसे अणु समूह में एकत्रित होकर सेलुलोज के दृढ़ सूक्ष्म तंतु यानी माइक्रोफाइब्रेस बनाते हैं, जो कि लंबाई में कई माइक्रोमीटर तक हो सकते हैं। फिर कई सूक्ष्म तंतु भी समूह में मिलकर और प्राय रस्सी की भांति परस्पर गुंथ कर अधिक मोटे दीर्घ तंतुक बनाते हैं। अब देखिए, आपको थोड़ा सा और बताना है सेलुलोज के जो महत्व होते हैं वो क्या होते हैं। सेलुलोज के महत्व ये लगभग सभी पादपों, अधिकांश शैवालों तथा कुछ कवकों में शरीर के प्रत्येक कोशिका के चारों ओर एक दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण बनाता है, जिसे कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल कहते हैं। नंबर 2, सेलुलोज को पचाना कठिन होता है। जुगाली करने वाले अर्थात रोमंती, स्तनियों, दीमकों तथा नौक्रमी आदि जंतुओं के शरीर में कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो सेलुलोज को पचाने वाले एंजाइम का श्रवण करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जिस समय गाय जो है अपना चारा खाने के बाद काफ़ी समय तक मुंह चलाती रहती है, उसी को जुगाली कहते हैं। एंजाइम का श्रवण करते हैं और हमारी आंत में ऐसे जीवाणु नहीं होते हैं। अतः हमारे लिए सेलुलोज का आहार के रूप में महत्व नहीं होता है, परंतु ये हमारी आहार नाल की सफाई के लिए खुरदुरे पदार्थ का काम करते हैं। नंबर 3, रुई, जूट, सन आदि के खिंचाव सहने की शक्ति यानी टेंसिल स्ट्रेंथ सेलुलोज के कारण ही होती है। जैसे आपने देखा होगा कि रुई है, जूट है, सन है, ये बहुत मजबूत होते हैं, तो इसमें जो होता है सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होती है। अगला है व्यावसायिक काष्ठ। व्यावसायिक काष्ठ में 25 से 50% सेलुलोज होता है। सेलुलोज को अन्य रसायनों में घुलाकर रेयॉन आदि उच्च किस्मों के धागे, विशेष प्रकार के प्लास्टिक या ग्लास आदि बनाए जाते हैं। देखिए, सेलुलोज का बड़ा महत्व होता है। सेलुलोज के आपने देखा होगा रेयॉन के कपड़े बनते हैं, प्लास्टिक बनती है, ये और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। और इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। साथियों, आपने वीडियो देखी, आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे प्रोत्साहन दें। मैं आगे आपको जो वीडियो लाऊंगा उसमें क्वेश्चन के रूप में लाऊंगा, लेकिन अभी मैं ये जैविक अणु चैप्टर एक दो वीडियो और बनाऊंगा, उसके बाद में आगे बहुत अलग तरीके से करूंगा। इसी के साथ नमस्कार साथियों।